नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अगले हफ्ते की तैयारी में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और सबसे बड़ी बात इस वक्त बाजार 17,500 के ऊपर बंद हुए हैं। पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ सोमवार को जिस तरह से प्रेशर भरी सिचुएशन थी वहां से ईज आउट हुआ और बाजार ने एक रिकवरी मूड भी अच्छा खासा दिखाया। लेकिन इस बीच में आज के किस तरह के गेन्स देखने को मिले और साथ ही कौन से वीकली गेनर्स रहे, ये सारी चीजें मानसी हमारे लिए मार्केट ट्रैप लेकर आएंगे। एक बार पहले उनसे समझ लेते हैं बाजार आज का। बिल्कुल, तो ये पूरा हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक रहा और हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती दिखी। दिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें, वॉलेटाइल सेशंस भी कई सारे देखे, जैसे कि आज का सेशन भी बीच में हमने उतार चढ़ाव ज़रूर देखे, लेकिन ऑन पॉजिटिव बायस पूरे हफ्ते हमने ट्रेड बाजार में देखा। ट्रंकेटेड वीक था, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती हुई दिखी है और इसी का एक इम्पैक्ट यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स पर भी दिखा, जैसे कि FMCG, रियल एस्टेट, कंजम्पशन प्लेस, जहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छी मजबूती रही और ये मजबूती आगे भी जारी रहने के पूरे संकेत हैं। हफ्ते के एक्शन की अगर बात करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन ज्यादा हमने देखा। पूरे हफ्ते के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस ने करीब 1.5% तक की तेजी दिखाई। इसके सामने बैंक निफ्टी में करीब 1% की मजबूती हमने देखी। लार्जर इंडेक्सेस की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले जरूर देखने को मिली, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ढेर सारा हमने देखा और पर्टिकुलरली मिड कैप से जुड़ी जो डिफेंस कंपनियां हैं उसमें काफी हद तक अच्छा एक्शन रहा और कई सारे न्यूज और ट्रिगर्स भी थे जो कि यहाँ पर इंपैक्ट करते हुए देखे हमने। सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, ये पूरा हफ्ता रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। करीब 3% तक की तेजी रियल एस्टेट पैक में इस हफ्ते के दौरान हमने देखी। इसके ठीक पीछे ऑटोमोबाइल स्पेस, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आते हुए दिखे और अब ऑटो सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली फेस्टिवल सीजन आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले महीनों की अगर बात करें, काफी स्ट्रांग है और इसी के चलते ऑटोमोबाइल पैक आगे भी काफी फोकस में रहेगा और इस हफ्ते करीब 2-2.5% तक की तेजी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने देखी। इसके ठीक पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, कंजम्पशन और साथ ही बैंकिंग स्पेस में भी अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा। हालांकि IT सेक्टर, जहां पर ग्लोबल कनेक्ट्स, ग्लोबल कंसर्न्स लगातार हावी होते हुए दिख रहे हैं और डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी कई सारे हैं जो कि IT को फिलहाल मजबूती नहीं दे पा रहे। इसी के चलते इस हफ्ते IT स्पेस में गिरावट हावी होती हुई दिखी और आज के सत्र में भी लाल निशान के साथ यहाँ पर ट्रेड्स देखे हमने। निफ्टी IT इंडेक्स करीब 3-3.5% तक की गिरावट दिखा चुका पूरे हफ्ते में। इसके साथ साथ एनर्जी, PSE और साथ ही फार्मा प्लेस में भी कमजोरी पूरे हफ्ते के दौरान हमने देखी। स्टॉक स्पेसिफिक बजाज ट्विंस इस हफ्ते में अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। बजाज फिनसर्व को अगर आप देखेंगे, करीब 7% तक की तेजी बजाज फिनसर्व के काउंटर ने देखी। आज के सत्र में भी बाजार की शुरुआत से ही अच्छा एक्शन था और बजाज फिनसर्व अमंग्स द टॉप गेनर्स दिन भर साबित होता हुआ दिखा। करीब आधे से 1% तक की तेजी के साथ क्लोजिंग में भी हमने हरे निशान पर ही अच्छा मूवमेंट देखा। टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ITC जैसे स्टॉक्स थे जहां पर 3.5 से लेकर 5% तक की तेजी दिखी। तो क्लियरली इस पूरे हफ्ते के दौरान ये तमाम स्टॉक्स थे जो कि फोकस में रहे। फाइनल क्लोजिंग जब हमने देखी, वहां पर भी ग्रीन पैटर्न में हरे निशान के साथ निफ्टी और सेंसेक्स की क्लोजिंग थी, लेकिन उन दोनों के मुकाबले बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस रही और मिड कैप और स्मॉल कैप पर खास नजर है। ठीक है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट से अच्छा एक्शन देखने को मिला आज इस पूरे हफ्ते में। बैंक्स ने भी बहुत अच्छी रेजिलियंस दिखाई। पूरे हफ्ते में अगर आप बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो लगभग 2000 पॉइंट्स रिकवर हुआ है बैंक निफ्टी मंडे के लोस से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैक्सन होल का जो इम्पैक्ट आया था सोमवार को और उसके बाद से आपने बाजारों में पुल बैक रैली सोमवार को, मंगलवार को देखी। बुधवार हमारे बाजार बंद थे और उसके बाद थर्सडे को यानी कल थोड़ा दबाव में खुले बाजार, लेकिन रिकवर हुए और आज एक कंसोलिडेशन का फेस देखा आपने, लेकिन बंद आपको 17,500 के ऊपर होते हुए दिखाई दिए। अविनाश गोरक्षाकर भी हैं इस पूरी बाजार की मूवमेंट पर हमारे को एक व्यू देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, बैंक्स की तो खास तौर पर बात करनी होगी। आप मंडे के लोस को अगर याद करें, वहां से निफ्टी ने कम से कम 600-700 पॉइंट्स की रैली अब तक रिकवरी दिखाई। बैंक्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह की रैली और आउट परफॉर्मेंस है, यहाँ तो क्लियरली फोकस लग रहा है कि बड़ा मनी आ रहा है, यहाँ स्मार्ट मनी इज मूविंग हियर आल्सो। आपकी कैसी बाजार पे रीडिंग है इस पूरे हफ्ते? नहीं, बिल्कुल लग रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छी साइड पिछले 2 दिन में आई है, क्योंकि जैक्सन होल के मीटिंग के बाद मार्केट जिस तरीके से गिरा, उसके बाद मार्केट्स ने इंडिया में बहुत तेजी से रिकवर किया। इनफैक्ट
थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन एफआई के इन्फ्लोज के कारण भी था और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी थी। लेकिन मेरा मानना है कि मार्केट डेफिनेटली इंडियन मार्केट को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 7-8% का ग्रोथ भी है। हमारे अभी रिसेंटली जीएसटी के आंकड़े आ गए, वो भी काफ़ी एनकरेजिंग थे। प्लस जीडीपी का आंकड़ा 13.5%, ये बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इंडियन मार्केट्स विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस। बट हाँ, हो सकता है कि इन द नियर टर्म मार्केट्स थोड़ा कंसोलिडेट हो, क्योंकि यूरोप के जो वरीज है वो थोड़े बहुत चिंताएं इंडियन कंपनीज को देंगे, जहां पे इनका यूरोपियन एक्सपोजर ज्यादा है। बट ओवरऑल बैंकिंग की बात करें तो आपने सही कहा कि जो छोटे बैंक्स है जैसे फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट है, आईडीबीआई है, यहाँ पे एक अच्छा तेजी का माहौल देखने को मिला। फ्रंटलाइन बैंक्स में तो वैसे भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी वैल्यू बन सकती है, अगर किसी को 12 to 18 मंथ्स का नजरिया लेना है तो बैंकिंग तो डेफिनेटली अच्छा चलेगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ साइकिल बड़ी है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि अभी भी ऐसे मौके काफी है जहां पे निवेशक पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं वहां पर लार्ज कैप बैंक्स में अच्छी बाइंग आपको लास्ट आवर में देखने को भी मिले, और अविनाश भी उसी तरह की बात करें कि वहां पर आप निवेशक पैसा बना सकते हैं। चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव देखने को मिली है। तो ये स्टॉक्स तो लार्ज कैप स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, मिड कैप और ब्रॉडर में तो रैली है ही, लेकिन बैंक्स के लार्ज कैप में भी लास्ट आवर में अच्छी रैली देखने को मिली है। लेकिन इस बीच एक बार ये भी वामाक्षी से समझ लेते हैं, रिसर्च टीम का पार्ट है हमारी, कि अगले हफ्ते के लिए कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी होगी। आइए वामाक्षी से पहले समझें। आइए देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम भारत से। तो यहाँ पे हम सितंबर 5 को इंडिया का अगस्त का S&P ग्लोबल PMI सर्विसेज और कंपोजिट डेटा रिलीज़ होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करने के लिए। अब फोकस करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। तो यूएस का मार्केट बंद रहने वाला है सितंबर 5 को। उसके ठीक एक दिन बाद हम ग्लोबल कंपोजिट सर्विसेज और PMI का रिलेटेड डेटा भी ट्रैक करेंगे। यूएस का जुलाई ट्रेड बैलेंस, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और होलसेल इन्वेंट्रीज पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। बात करते हैं यूके की, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है कि उनके जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो अनाउंस होंगे सितंबर 5 को। यूरोजोन में भी जीडीपी का जो आंकड़ा है वो रिलीज़ होगा सितंबर 7 को, और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि सितंबर 8 को यूरोप की सेंट्रल बैंक का रेट डिसीजन भी डिक्लेयर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैक करने के लिए। बात करते हैं चाइना की, तो यहाँ पे ट्रेड बैलेंस का डेटा रिलीज़ होगा सितंबर 7 को, और उसके ठीक 2 दिन बाद CPI और PPI का डेटा भी एक्सपेक्टेड है। जापान का ऑल इम्पॉर्टेंट जीडीपी नंबर और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेटा भी आएगा सितंबर 8 को। तो ये थे सारे ग्लोबल फैक्टर्स जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। मगर हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। तो सितंबर 3 को नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन रीओपन होने की उम्मीद हो रही है, और सितंबर 5 को ओपेक्स की मीटिंग होगी आउटपुट के डिसीजन को लेकर। सितंबर 7 को पूरी दुनिया देखेगी एप्पल का फार आउट प्रोडक्ट लॉन्च, और ये जो इवेंट है उसमें नए आईफोन्स और एप्पल वॉचेस भी फीचर होने वाले हैं। तो ये इस पर नज़र ज़रूर बनाए रखेगा। और आखिर में फोकस करिएगा EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट पर, जो आएगी सितंबर 8 को। तो ये थे सारे क्यूज़ जिस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट वामाक्षी, इंटरेस्टिंग। तो ये सारे डेटा पॉइंट, ये सारे इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी होगी। और आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है, वो आना है यूएस से, वहाँ के जॉब रिपोर्ट डेटा आना है 5 सितंबर को। हालांकि यूएस मार्केट्स बंद होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के कुछ PMI के आंकड़े आने हैं, और ये सारे तमाम आंकड़े जिन पर नज़र होगी बाजार की। तो क्या ओवरनाइट क्यूज किसी तरह की डिफरेंट पिक्चर पेंट कर सकते हैं, या फिर इंडियन मार्केट्स में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, एक अच्छी रिबाउंड्स दिख रही है, एक अच्छी रैली दिख रही है, वो कंटिन्यूड रहेगी? अविनाश, ट्रेड्स तो बहुत सारे हैं, बैंक्स की आपने खास तौर पर बात की, लेकिन एक जो बड़ा अच्छा ट्रेंड इस पूरे हफ्ते में हमें क्लियरली दिखा वो था मिड कैप स्पेस में। और मिड कैप स्पेस में आप डिफरेंट सेक्टर्स के, डिफरेंट सेगमेंट्स के लीडर्स को देखें तो वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप रिटेल सेगमेंट में बात करें तो मिड कैप में आपको आदित्य बिरला जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे, QSR में आपको जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छे चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो एक ट्रेंड है, ये जो एक थीम है, वो क्लियरली प्ले आउट हो रही है। इस थीम पर अगर कुछ स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हो? देखिए, मुझे लग रहा है कि मिड कैप कैटेगरी में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मार्केट्स में ऐसा अनुमान है कि अर्निंग्स ग्रोथ मिड कैप कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी आएगी। इनफैक्ट ऑलरेडी Q1 में हमने देखा है कि आदित्य बिरला फैशन की बात करें तो नंबर्स बहुत ही दमदार थे। आने वाले क्वार्टर्स में भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग थी। रिटेल स्पेस में अगर हम ट्रेंड के परफॉर्मेंस देखें, जो टाटा ग्रुप कंपनी है, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि रिटेलिंग में काफ़ी अच्छे नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। ओवरऑल ऑटो
कंपोनेंट स्पेस की बात करें तो मदरसन सुमी है, उसके बाद गैब्रियल है। तो मेरे ख्याल से ये सारी कंपनीज यही दर्शाती है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ पे काफी कॉन्फिडेंट है। प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो फेडरल बैंक हो या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि अच्छी खासी मूवमेंट आपको इन बैंकों में देखने को मिली है। तो मिड कैप डेफिनेटली फ्लेवर आगे भी रहेगा, और मेरे ख्याल से निवेशक यहाँ पे डिलीवरी ट्रेड्स कर रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि बेसिकली डिलीवरी लेके वो आने वाले 3 या 6 या 12 महीने में अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने की कन्विक्शन रखते हैं। तो ये सारा डेफिनेटली इनके प्राइसेस में झलक रहा है। आपने बात बिल्कुल पॉइंट बोला कि अब Q2 पे नजर रहेगी बाजार के, और उसके चलते आप इस तरह की मूवमेंट इन स्टॉक्स में देखें। मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन, ये आज हमारी भी एक्सपर्ट पिक्स में ऐड हुआ। एक काउंटर नौकरी जैसे काउंटर में हमने एक अच्छी मूव देखी। ये स्टॉक्स तो हैं बिल्कुल, और जुबिलेंट फूड और ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स के मार्केट लीडर्स हैं, इनमें आपको अच्छा एक्शन देखने को मिला। लेकिन इस बीच में जब हम आज बड़े मार्केट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, हमने एमके सिक्योरिटीज के कृष्ण कुमार कारवा से जब बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि उन्हें कौन से थीम्स पसंद आते हैं, तो आइए उन्होंने क्या बताया। मैकेंजी के आज सीईओ ने कहा कि ये इंडिया का दशक नहीं, ये इंडिया की सेंचुरी है। तो उस तरीके से आप सोचेंगे तो ये छोटे मोटे स्लो डाउन इन जीडीपी का जो एक क्वार्टर का डेटा वीक आ गया, तो उससे घबराहट होने की कोई जरूरत नहीं है। बट आपने जो कहा इन्फ्लेशन के बारे में, वो बात सही है कि ग्लोबली आप देखें तो काफी ऑयल एंड मेटल्स वगैरह काफी हद तक उनमें दाम घटे हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन घटना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन सही है। एंड जहां तक अपने मार्केट्स का सेंटिमेंट का सवाल है, तो आपने देखा ही है कि जिस हिसाब से एफआईएस की सेलिंग थी जुलाई और जून जुलाई में, और थोड़ा सा उनका बाइंग आया, तो उससे कितने मार्केट में फिर से इम्प्रूवमेंट आ गया। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस आप देखिए तो बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, एंड कॉर्पोरेट जो कमेंट्री है वो भी बहुत स्ट्रांग है कि भाई एक क्वार्टर और मार्जिन वगैरह पे प्रेशर रहेगा, बट उसके बाद सिचुएशन अपने प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह की भी काफी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखे इन्वेस्टर्स, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 2-2.5 साल का व्यू अगर रखे मार्केट पे, देन काफी पॉजिटिव हो सकता है। काफी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस मार्केट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, पोर्टफोलियो के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा सा डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेसेस पे ज्यादा ध्यान दें, दैट इज माय व्यू। जिस हिसाब से हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में, भले ही वो ऑटो होवे, ऑटो एंसिलरीज होवे, इंजीनियरिंग कंपनीज होवे, स्पेशलिटी केमिकल्स होवे, सभी कंपनियों के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नॉट ओनली फ्रॉम अ डोमेस्टिक बिजनेस पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं। तो वो पूरे थीम में अगर आप इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स विल आउट परफॉर्म वर्सेज इन्वेस्टिंग इन सर्विसेज सेक्टर। बैंकिंग एक अलग चीज है, बट आप आईटी वगैरह देखिए, तो जो आप बोल रहे थे कि जिस सेक्टर से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, तो वो 100% आईटी है। आईटी सेक्टर है जहां पर वैल्यूएशन एलिवेटेड है। अगर ग्लोबल स्लोडाउन वगैरह होता है तो रिस्क है वहां पे। तो दोनों ही हिसाब से लग रहा है कि आईटी के बैलेंस कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन एंड रिस्क ऑफ पीई रेटिंग वहां पे बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली जहां पे भी ग्लोबल फेसिंग बिजनेसेस है, वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, और जहां पे भी डोमेस्टिक कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग एज अ लॉन्ग टर्म थीम, वो सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करो, तो आई थिंक यू विल डू बेटर। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये मिस्टर कारवा का एक व्यू था। वो बता रहे थे ईवी मैन्युफैक्चरिंग थीम उन्हें क्लियरली काफ़ी पसंद आती है, और उन्होंने भी एक फैशन और रिटेल ब्रांड्स के नाम लिया। मिड कैप स्पेस में उनकी स्पेशलाइजेशन है चेरी पिकिंग करने की, और उन्होंने यहाँ इस स्पेस से कई इन स्पेसेस पर हाईलाइट किया जो उन्हें पसंद आते हैं। लेकिन आज देश के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात इसलिए भी थी क्योंकि आज INS विक्रांत की कमीशनिंग हुई। देश के पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, नौसेना में आज शामिल हुआ, और इसका असर भारतीय बाजार पर पूरी तरह देखने को मिला। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मूव था आज। सरकार के घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर के कारण ही आप आज देखेंगे जितने भी डिफेंस स्टॉक्स है, वो HAL हो, BEL हो, कोचीन शिपयार्ड हो, गार्डन रीच हो, इन सब में आपको अच्छी मूव भी देखने को मिली। एक बार इस पर एक अच्छी रिपोर्ट शरद ने भी तैयार किया है हमारे रिसर्च टीम से, उनसे समझ लेते हैं कि वो क्या स्पेशलाइजेशन और क्या डेटा पॉइंट्स लेकर आए हैं। आइए एक बार सुनते हैं।
जी, फोकस में रहने वाला है आईएनएस विक्रांत, जो आज कमीशन हुआ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है बहुत बुलिश रहे हैं भारत के डिफेंस को लेके, और आईएनएस विक्रांत ने जो है भारत को एक नए भरोसे से भर दिया है। अब आगे जाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक नई नेवल एनसाइन को जो है लॉन्च की है, जिसका नाम रहेगा निशान। अब याद रखिए, ये जो है प्राथमिकता जो है भारत की सुरक्षा बढ़ने वाली है, और आगे जाते हुए आत्मनिर्भर जो फोकस है उसमें जो है आगे बढ़ेंगे। देश में 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनने वाले हैं और उनका लोकेशन तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। अब ये तो बात हुई कमेंट्री की, लेकिन क्या है आईएनएस विक्रांत, उसके बारे में डिटेल्स थोड़ा बताते हैं हम। आप ऑलमोस्ट 62 मीटर्स की चौड़ाई पे जो है आईएनएस विक्रांत खड़ा है और 13 साल लगे टोटल बिल्ड होने में। अगर भार की क्षमता की बात करें तो लगभग 43,000 टन का है और मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 51 किलोमीटर्स प्रति घंटे का है। लेकिन आत्मनिर्भर के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें क्या जो है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं आईएनएस विक्रांत में, उस पर बात करते हैं। 76% कंपोनेंट्स जो हैं भारत में खुद बने हैं और ये बहुत गर्व की बात है। और जो मुख्य इंजन हुए, या आप कह सकते हैं एडवांस रडार हुए, ये सारे सिस्टम्स जो हैं आपको विदेश से जो है खरीदी हुई है, और 500 से ज़्यादा भारत के कंपनियां जो है इस पे जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। और डीआरडीओ और सेल ने जो है एक स्पेशल जो है आप कह सकते हैं स्टील से जो है आईएनएस विक्रांत को बनाया है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं, कुछ लिस्टेड स्पेस में है और कुछ नॉन लिस्टेड स्पेस में है, जहां पे आईएनएस विक्रांत को बनाने में शामिल हुए, जहां पे डीआरडीओ है, कोचिन शिपयार्ड है, सेल है, टाटा एडवांस स्टील है, बीईएल, बीएचईएल, एलएनटी और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं डिफेंस की इस बड़ी मूव्स पर, इस अचीवमेंट्स पर। तो लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में कौन से स्टॉक आपको पसंद आता है? एचएएल, बीईएल जैसे जिनको ऑलरेडी मार्केट रिवॉर्ड कर रही है, लेकिन कोचिया शिपयार्ड में भी अब आप धीरे धीरे देखेंगे वहां पर भी मूव दिख रही है। अविनाश, इस स्पेस में आपको क्या पसंद आता है? प्रियंका, देखो डिफेंस स्पेस में मुझे लग रहा है कि बहुत नेवल एज वेल एज जो कंपनी मिसाइल्स बनाती है वहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि देखिए एचएएल काफ़ी अच्छा स्टॉक है लेकिन काफ़ी बढ़ चुका है। तो हमारी पसंद में भारत डायनेमिक्स है जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स बनाती है। करीबन 6,500-7 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करनी लगी है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे करीबन 1050-1100 का टारगेट प्राइस लेके डेफिनेटली धीरे धीरे स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। और डेफिनेटली जो शिपिंग और नेवल स्पेस में हमको मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड दोनों पसंद है। दोनों कंपनीज के बाद ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, करीबन 5,500-6 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है। और ये जो आईएनएस विक्रांत है ये कोचिन शिपयार्ड ने बनाई है, तो ऑब्वियसली इनके लिए अच्छी बात है क्योंकि ऑर्डर बुक फ्रक्टिफाई हो चुका है और इनकी कैपेबिलिटी अभी ग्लोबल ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो गिने चुने स्टॉक्स है, मेरे ख्याल से निवेशकों को स्लोली अपने पोर्टफोलियो में ये डिफेंस शेयर्स एक्यूमुलेट करना चाहिए और लंबा नजरिया रखे, क्योंकि डिफेंस कंपनीज में शॉर्ट टर्म व्यू नहीं बट लॉन्गर टर्म व्यू से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड पसंद आता है अविनाश को, और कोचिन शिपयार्ड ने तो आईएनएस विक्रांत को बनाया भी है, ये बता रहे थे मैं विक्रांत। अविनाश, तो इन स्टॉक्स को आप एक पोजिशनल व्यू के लिए रखें अपने पोर्टफोलियो में, लंबे समय के लिए रिवॉर्डिंग रहेंगे ये स्टॉक्स बेहद। इस बीच कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। आज स्पेसेस में काफ़ी एक्शन देखने को मिला, उनमें होटल स्टॉक्स भी शामिल हैं। एक बार वमाक्षी से समझते हैं कि होटल शेयरों में तेजी क्यों देखने को मिल रही है। आप EIH होटल की बात करें, इंडियन होटल से स्टार्ट हुई है तेजी इस हफ्ते, लगातार अप मूव पे। जब से इंडियन होटल का QIP आया तब से आपने देखा फंड हाउसेस का लेमन ट्री और तमाम दूसरे होटल स्टॉक्स में अच्छा, वंडरला हॉलीडेज में कल आपने देखा वहाँ अच्छी मूव थी। तो इन पूरे स्टेक्स होटल में, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या बड़े ट्रिगर है, एक बार वमाक्षी से समझते हैं। जी बिल्कुल, ट्रैवल इंडस्ट्री में बाहर छाई हुई है। ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक जो प्रीमियम होटल्स हैं वो पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। त्योहारी सीज़न के लिए पूछताछ और बुकिंग काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। इनफैक्ट दशहरा और दिवाली के लिए जो टिकट और होटल बुकिंग्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। कॉर्पोरेट ग्रुप ट्रैवल भी पीछे नहीं हट रहा और यहाँ पे भी हमें अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि हवाई किराए का क्या है, तो क्या ये बढ़ सकता है? तो अक्टूबर में जो हवाई किराया है वो दो गुना होने के आसार नज़र आ रहे हैं। सरकार ने हवाई किराए पर सीमा हटाई है। अक्टूबर में हवाई ट्रैफिक शिखर पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। अबू धाबी, टर्की, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया पसंदीदा डेस्टिनेशंस नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं कुछ अगर होटल शेयरों की, तो इनका जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो कैसे नज़र आ रहा है वो
वो देखते हैं। तो उस सबसे पहले जो लिस्ट को टॉप करता है वो है रॉयल ऑर्किड। तो यहाँ पे हमने करीब 200% के रिटर्न्स देखे हैं ये साल में। EIH होटल और महिंद्रा हॉलीडेज़ भी पीछे नहीं हटे, करीब 50% रिटर्न दिया है ये दोनों स्टॉक में, और इंडियन होटल्स खासकर करीब 60% रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। इसके अलावा जो ट्रैवल बुकिंग है ये शेयरों में भी हम काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। इज़ माई ट्रिप में करीब 43% रिटर्न दिए हैं और थॉमस कुक ने करीब 25% रिटर्न दिए हैं। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और ये ट्रैवल इंडस्ट्री में बाहर आ चुकी है। बिल्कुल, तो ट्रैवल इंडस्ट्री ये तो ओपन अप थीम का एक बड़ा ट्रिगर है। आप देख भी रहे हैं कि वहाँ उस ट्रिगर पे कई सारे स्टॉक्स में मूवमेंट भी है। लेकिन अगर यही ट्रिगर को अभी भी प्ले आउट करना हो अविनाश, कई सारे स्टॉक्स में सर्ज आ गया है, लेकिन अगर इन लेवल्स पर एंट्री पॉइंट ढूंढने हो तो कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि देखिए इंडियन होटल्स लार्ज कैप में हमको पसंद है और छोटी होटल कंपनीज में लेमन ट्री काफ़ी पसंद है। मुझे लग रहा है कि देखिए शेयर के प्राइसेस तो काफ़ी निचले लेवल से भाग चुके हैं, लेकिन इस सेक्टर को आपको कम से कम 1.5-2 साल के नज़रिए से देखना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस हुई है, बट निवेशकों को अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो लेमन ट्री और इंडियन होटल्स ये दोनों ही विकल्प मुझे लग रहा है अच्छे खासे पैसे बनाएंगे। ठीक है, इंडियन होटल, लेमन ट्री होटल्स, हम दोनों स्टॉक अच्छे पसंद आते हैं अविनाश को यहाँ पर। और इस बीच बिल्कुल एक और चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऑटो सेल्स नंबर्स जो आए, हमने देखा लगातार टू व्हीलर स्पेस हो, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, यहाँ पर सर्ज है मंथ ऑन मंथ। क्या इन बेसिस पर आपको अशोक लेलैंड लगता है एक अच्छा स्टॉक, आयशर मोटर पसंद आता है, या फिर आप पैसेंजर सेगमेंट में मारुति या फिर M&M जैसे स्टॉक्स पसंद करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि नंबर्स मंथ ऑन मंथ अभी आगे और भी अच्छा तरीके से बढ़ने की कैपेसिटी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स का जो प्रॉब्लम है वो स्लोली सॉर्ट आउट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मारुति में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है, वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग था। दूसरा खिलाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हमको लग रहा है कि काफ़ी हद तक मार्केट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो व्हीकल्स है उसको पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया है। तो ये दोनों विकल्प बाय ऑन डिक्लाइन होने चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी तेजी बहुत देखने को मिली है, तो यहाँ पे अगर आप बाय ऑन डिक्लाइन करते हैं और SIP गवर्नमेंट ऑफिस से ये स्टॉक्स खरीदते हैं तो मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में अच्छी खासी कमाई हो सकती है। ठीक है, और अविनाश वेरी क्विकली आपकी भी कोई आइडेंटिफाइड पिक्स हैं? इनफैक्ट वेरी क्विकली प्रियंका, पहला स्टॉक जो हमको पसंद है वो टेगा इंडस्ट्रीज है। ये कंपनी बेसिकली माइनिंग सेक्टर के लिए कंज्यूमेबल्स बनाती है। माइनिंग में मिल लाइनर्स का यूज होता है, तो ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है। इनका मार्केट शेयर करीबन 65-70% है और अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले 1.5-2 साल में कम से कम 20-25% होगी। तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 700 रहेगा। और कंपोनेंट स्पेस में हमको गेब्रियल पसंद है। गेब्रियल थोड़ा सा चल चुका है, लेकिन हमको अभी भी लग रहा है कि टू व्हीलर स्पेस में, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, ट्रैक्टर स्पेस में इनके काफ़ी बड़े कस्टमर्स है। तो यहाँ पे करीबन अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेते हैं तो 205-210 का टारगेट प्राइस रहेगा। और फाइनली फ्रंटलाइन कैपिटल गुड्स में L&T खरीद लीजिए। L&T थोड़ा चल गया है, लेकिन L&T में भी हमको लग रहा है कि इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और डिफेंस का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे करीबन 22-2250 का टारगेट प्राइस लेके ये भी करीबन 12 से 15 महीने के लिए निवेश कर सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है। इनफैक्ट जून एंड से जो जिस तरह की सर्ज L&T में दिखी है, 1400 से 1900 तक के लेवल भी देखने को मिले हैं स्टॉक में, और अब भी यहाँ पर मूव 2250। तीनों ट्रिगर स्ट्रॉन्ग है, L&T, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इंफ्रा और कैपिटल गुड्स, ये तीनों ट्रिगर इस स्टॉक में बिल्कुल शामिल है। और इसके अलावा गेब्रियल और साथ ही टेगा, ये 3 रिकमेंडेशन आज अविनाश की तरफ से। चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाने के लिए, रिकमेंडेशन पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।